हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपना प्रीलिम्स बूस्टर का जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स। अब यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई थी कल, तो उसमें एक बहुत बड़ा एक मार्केटिंग रिफॉर्म आया है, नेचुरल गैस की मार्केटिंग का रिफॉर्म। उसको हम समझते हैं कि वो है क्या, ठीक है। तो आपके लिए ना मैंने इसमें एक एग्जाम्पल भी डाल दिया है कि क्या ज़रूरत थी ये रिफॉर्म लाने के लिए, क्यों गवर्नमेंट ये रिफॉर्म लेके आई है। तो अभी क्या होता है कि समझ लीजिए कि आपको केजी बेसिन में नेचुरल गैस मिली, ठीक है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने उसका कॉन्ट्रैक्ट, समझ लीजिए कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो समझ लीजिए उन्होंने रिलायंस को वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप ये नेचुरल गैस जो है इसको एक्सप्लोर करो। उन्होंने अपना रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल बना लिया और क्या उनको पैसे मिलेंगे, किस तरह से, उसमें क्या रॉयल्टी मिलेगी कंपनी को प्रोड्यूस करने के लिए, गैस को प्रोड्यूस करने के लिए, वो डिसाइड कर लिया। पूरा प्रोड्यूसर बन गया रिलायंस ग्रुप, जो है वो नेचुरल गैस का प्रोड्यूसर बन गया, ठीक है। अब जो रिलायंस ग्रुप है वो गैस प्रोड्यूस करके बैठा है, अब उसको आगे किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बेचना है जो आगे गैस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा या फिर मार्केट करेगा लोगों को बेचने के लिए, ठीक है। अब वो प्राइस डिसाइड कैसे करता था आज तक, वो बड़ा ना वेग प्रोसीजर होता था। उसकी बिडिंग जो है वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर होती थी कि समझ लीजिए केजी बेसिन में रिलायंस ने कुछ और मॉडल अपनाया हुआ है बिडिंग का, और समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन का जो प्रोड्यूसर है उसने कोई और वे में बिडिंग करके वो अब आगे डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता था गैस। तो ये बहुत ना वेग सा प्रोसीजर होता था। इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ही क्या किया कि मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन का प्रोड्यूसर भी वही बन गया, और उसने क्या किया, ओपन ऑक्शन रखा कि कोई भी अप्लाई करो, ऑक्शन कर रहे हैं हम, कौन इसका डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है। तो पहले तो वो एज अ प्रोड्यूसर बहुत कमाता रहा कोल बेड मीथेन से, ठीक है। उसके बाद उसने ओपन ऑक्शन किया कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कौन सी कंपनी करेगी जो कोल बेड मीथेन मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। उसने उस ऑक्शन में रिलायंस ने अपने आप को ही डिस्ट्रीब्यूटर बना के अपने आप को ही सारा डिस्ट्रीब्यूटिंग राइट्स बेच दिया आगे, और अब खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गया, ठीक है। तो सितंबर 2017 में इस पर इंक्वायरी हुई, गवर्नमेंट ने पाया कि ये वायलेट किया है एग्रीमेंट, गवर्नमेंट का एग्रीमेंट जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको वायलेट किया रिलायंस ने, खुद ही प्रोड्यूसर भी बन गया, खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गया। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब हमें ऐसा मैकेनिज्म लाना पड़ेगा कि जिससे जो प्रोड्यूसर से जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो कॉन्टैक्ट है, जो बिडिंग है, उसको भी स्ट्रीमलाइन किया जाए, उसको भी यूनिफॉर्म किया जाए, और उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑनलाइन किया जाए, ठीक है। ऑनलाइन करने का मोटिव क्या होता है, ताकि प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी आए, सब कुछ पब्लिक डोमेन में हो, कैसे ऑक्शन हो रहा है, कैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो प्रोड्यूसर से कैसे खरीदेगा, कैसे कैसे बिडिंग होगी, कौन कौन सी कंपनीज जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज हैं वो कैसे अप्लाई करेंगी उस प्रोड्यूसर के पास कि हमें आगे अपनी आपकी प्रोड्यूस की हुई गैस को बेचना है। उसके लिए ही है नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म आया है। तो अब ये कहता क्या है नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स, तीन तरह के इन्होंने इसमें रिफॉर्म लेके आए हैं। सबसे पहला तो जैसा मैंने आपको समझाया कि एक ई बिडिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे। अब ये ई बिडिंग प्लेटफॉर्म कैसे बनाएंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन जो हैं हमारे, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर हैं, वो एक सजेस्ट करेंगे ई बिडिंग प्लेटफॉर्म इन प्रोड्यूसर्स को कि तुम ये प्रोड्यूसर जो, जैसे रिलायंस आपको मैं एग्जांपल दे रहा था कि केजी बेसिन में, या फिर कोई और कंपनी, आप कोल बेड मीथेन का ही, जैसे रिलायंस का ही आप लगा लीजिए एग्जांपल, मीथेन का जो कोल बेड मीथेन मध्य प्रदेश में, इन सबको सजेस्ट करेंगे कि आप इस ई बिडिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही आप अपनी जो ऑक्शन है उसको कीजिए डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, ठीक है। या फिर इन केस में हम आप इनको कहेंगे मार्केटिंग कंपनीज को, ठीक है। तो अब ये जो बिडिंग होगी ये ई बिडिंग होगी, ताकि सब कुछ पब्लिक डोमेन में रहे, कोई भी इसको देख सकता है कि किसने, कौन सी कंपनी ने कितना। समझ लीजिए कि ABC लिमिटेड ने रिलायंस की जो केजी बेसिन है उसमें ज़्यादा बिडिंग की है, तो वो पब्लिक को विजिबल होगा, ताकि प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ऐसा जैसा पहला होता था कि रिलायंस ने खुद ही बन गया ऑक्शन में डिस्ट्रीब्यूटर भी, या फिर मार्केटिंग कंपनी भी खुद ही बन गया, ऐसा अब नहीं हो पाएगा क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन और पब्लिक डोमेन में होगा, ठीक है। दूसरा, प्रोहिबिटिंग प्रोड्यूसिंग कंपनीज फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द बिडिंग प्रोसेस, जैसा कि रिलायंस ने किया था
कि खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर बन गया था, बिडिंग करने के बावजूद खुद ही को बिडिंग करके सारी जो राइट्स एंड मार्केटिंग के या डिस्ट्रीब्यूशन के वो खुद को ही दे दिए थे, वो अब बिडिंग प्रोसेस में खुद पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और उन्होंने कहा है ब्रिंगिंग ऑल डिफरेंट फिस्कल मॉडल्स अंडर द न्यू बिडिंग मैकेनिज्म। जितना भी जो ये ट्रेड का मैकेनिज्म होगा वो सारा इस बिडिंग जो ट्रेड का जो कैसे मॉडल शेयरिंग कैसा होगा, जो मतलब डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर और जो मार्केटिंग कंपनी या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में कौन सा मॉडल अपनाया जाएगा रेवेन्यू शेयरिंग का, या कैसे वो किस रेट पर खरीदेगा, या क्या शेयर होगा प्रोड्यूसर का या फिर डिस्ट्रीब्यूटर का, वो सब भी इस बिडिंग मैकेनिज्म के अंदर ही देखा जाएगा और वो सारे मॉडल्स जो हैं वो इसके अंदर ही एक्सप्लोर किए जाएंगे, इस ई बिडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ही। ठीक है। अब ये क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, पहला तो मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया ये कि रिलायंस ने खुद को ही डिस्ट्रीब्यूटर भी बना लिया था। दूसरा क्या था कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने कहा कि कोई भी डिस्कवरी अगर ऑयल और गैस की जैसे हम गैस के केस में देख रहे हैं, तो गैस की अगर कोई भी डिस्कवरी होती है तो उसको बेचने की प्राइसिंग और मार्केटिंग की फ्रीडम होगी, जो कंपनीज़ हैं वो डिसाइड कर सकती हैं ताकि कंपटीशन आए मार्केट में। ठीक है। लेकिन इसमें एक इशू रह गया था कि इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि अभी तो जब डिस्कवरी होती है ऑयल इसकी गैस की, तो उसके लिए एक प्रॉपर हम मैकेनिज़्म बना देते हैं कि वहाँ पर फिर मैं आपको रिलायंस का एग्जांपल दे रहा हूँ कि रिलायंस अगर प्रोड्यूसर है तो वो ऐसे ऐसे रेवेन्यू हमसे शेयर करेगा, इस लेवल पर हमारे साथ डील करेगा और प्राइसिंग और मार्केटिंग का फ्रीडम होगा उसको, या जो भी पूरा एक हम पॉलिसी बना कर रखते हैं। लेकिन अगर कहीं और एकदम से गैस फाउंड हो जाती है तो उस पर कौन सी पॉलिसी अपनाई जाएगी, उसके लिए ही ये मार्केटिंग रिफॉर्म्स लाए गए हैं। ठीक है। अब उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि हम ई बिडिंग का जो है प्रावधान उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है। तो अभी इसमें एक और कैच है। अभी क्या होता है कि आप समझ लीजिए कि अभी जब रिलायंस ने ही ई बिडिंग के थ्रू कहा कि हमने केजी बेसिन में नेचुरल गैस प्रोड्यूस की है और हम ई बिडिंग खोल रहे हैं, तो उसके अंदर कंपनीज़ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स या जो मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं वो कोई भी प्राइवेट कंपनी या कोई भी जो कंपनी है वो अगर उसमें अप्लाई करती है कि हाँ हम आपको इस गैस का इतना रुपए देने को तैयार हैं, इतना रेट देने को तैयार हैं, या हम आपके साथ ये रेवेन्यू मॉडल पे डील करने को तैयार हैं, तो वो कौन कौन सी कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। एक तो कोई भी प्राइवेट कंपनी, ठीक है, कोई भी इसमें ऐसा कैप नहीं है। और एक है इसके अंदर प्रोविज़न कोई भी अफिलिएट कंपनी। अब अफिलिएट कंपनी क्या होती है कि जैसा आपको मैं एग्जांपल दूं कि रिलायंस जो प्रोड्यूसर है गेजी बेसिन में, उसकी अफिलिएट कंपनी कौन सी होगी। फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि केन एनर्जी। ठीक है, केन एनर्जी उसकी एक अफिलिएट कंपनी है जो उसके साथ एसोसिएटेड है, लेकिन वो प्रोड्यूसर नहीं है। वो ऑयल इसके गैस के बिजनेस में इकट्ठे काम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोड्यूसर नहीं है, वो उस बिजनेस में नहीं इन्वॉल्व है। तो अभी तक अगर आप देखो कि अभी अगर वो अफिलिएट कंपनी जो है वो उस ई बिडिंग में पार्टिसिपेट करेगी, तो शायद ये एक डर होगा कि रिलायंस ग्रुप ऐसा कर सकता होगा कि ई बिडिंग में अपनी अफिलिएट कंपनीज़ को कुछ रेट बता दे कि हम ऐसे मॉडल के साथ डील करने को तैयार हैं। तो अफिलिएट कंपनीज़ को अलाउ तो कर दिया है गवर्नमेंट ने कि आप इसमें बिडिंग कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, आपका प्रोड्यूसर से चाहे लिंक है कुछ, लेकिन आप इसमें बिडिंग कर सकते हो, लेकिन आपको बाकी प्राइवेट कंपनीज़ को भी मौका देना पड़ेगा। ठीक है। अभी तक जो था वो पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि इनको अफिलिएट कंपनीज़ को अलाउ नहीं करेगी गवर्नमेंट, लेकिन क्या होता है कि अफिलिएट कंपनीज़ भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, केन एनर्जी, फिर वेदांता ग्रुप, या ऐसे जो बहुत बड़े बड़े ग्रुप जिनके पास सच में पैसा है डिस्ट्रीब्यूशन करने का, वो लोग ही बिड कर पाएंगे। अभी आप आगे वाले टाइम में देखेंगे कि इन्हीं के पास पैसा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का या मार्केटिंग का पैसा जो है वो इन्हीं के पास है, और कोई प्राइवेट कंपनी इस लेवल पर बिड नहीं कर पाएगी। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्या अगर ऐसा प्रोविज़न हुआ कि प्राइवेट कंपनी कोई बिड ही ना कर पाई, तो जो हमारा नेचुरल गैस का जो सेक्टर है वो
एक स्टेलमेट पोजीशन पर आ जाएगा, वो रुक जाएगा, इसलिए हम अफिलिएट कंपनीज़ को भी अलाउ कर देते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है कि उस बिडिंग में सिर्फ अफिलिएट कंपनीज़ जो रिलायंस के साथ जैसे मैं आपको एग्जांपल रिलायंस का दे रहा हूँ, तो रिलायंस के जितनी अफिलिएट कंपनीज़ हैं सिर्फ वही बिडिंग में चली जाएँ कि 4 समझ लीजिए बिड्स आई रिलायंस की गैस खरीदने की, चारों की चारों जो कंपनीज़ हैं वो अफिलिएट कंपनीज़ है रिलायंस की। तो इन एनी वे वो किसी को भी अगर आगे शेयरिंग करता है उसके साथ जो मार्केटिंग का, तो रिलायंस को फ़ायदा ही होगा कि उसको प्रोड्यूसर बन के भी और अफिलिएट कंपनीज़ के थ्रू, क्योंकि अफिलिएट कंपनीज़ में भी उनका स्टेक है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर या मार्केटियर बन के भी फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने एक सेफ गार्ड मैकेनिज्म रख दिया कि अगर सिर्फ अफिलिएट कंपनीज रह जाती हैं उस बिडिंग में, तो वो बिडिंग दोबारा की जाएगी। ठीक है, ताकि प्रोड्यूसर जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा ना ले ले। अगर एक भी प्राइवेट कंपनी और इन जैसे समझ लीजिए 4 अफिलिएट कंपनीज आ गई उस बिडिंग में, एक भी और प्राइवेट कंपनीज आ गई अगर उसमें, तो वो बिडिंग वैलिड होगी, क्योंकि प्राइवेट जो पार्टिसिपेशन और है किसी और कंपनी की वो उसमें हो गई है, तो एक कॉम्पिटेटिवनेस आई है। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर, ये रिफॉर्म लेके आई है गवर्नमेंट। अब इससे क्या होगा कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर बता दिया है कि उस बिडिंग के थ्रू ही आपको पता लग जाएगा, क्योंकि बिडिंग में सारा कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है कि किस लेवल पर मार्केटिंग के प्राइस क्या रखे जाएंगे नेचुरल गैस के प्राइस क्या रखे जाएंगे मार्केटिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोगों को। तो उससे मार्केट प्राइस जो गैस का है वो और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और कॉम्पिटिटिव हो जाएगा वो प्रोसेस। ठीक है, एक वो नहीं होगा कि एक वेग प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाएगा, उससे प्रोसीजर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। लोगों को भी, जो बायर्स हैं या जो नीचे लेवल पर, जो सिटी लेवल पर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज़ हैं, उनको सबको प्राइस की क्लैरिटी मिल जाएगी कि मार्केट प्राइस डिटरमिन कैसे हो रहा है। कोई भी देख सकता है ऑनलाइन पोर्टल पर जाके कि हाँ, जो प्रोड्यूसर है रिलायंस वो और जो डिस्ट्रीब्यूटिंग या फिर जो मार्केटिंग कंपनी है उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है, इस रेट पर एग्रीमेंट हुआ है, तो जो मार्केट प्राइस है इसलिए इस लेवल पर चल रहा है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली जब से जो एनडीए गवर्नमेंट आई है, उन्होंने कोल जो हमारा प्रोसेस है, कोल की जो ऑक्शन होती है उसको, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की ऑक्शन या फिर मिनरल्स या हाइड्रोकार्बन्स के ऑक्शंस, उसको बहुत ट्रांसपेरेंट कर दिया है। सब कुछ ऑनलाइन या ई बिडिंग के प्रोसेस के थ्रू कर दिया है, ताकि कोई शक ना रह जाए, कोई स्कैम ना हो पाए। तो ये सारा ई बिडिंग का फ़ायदा है हमको। ये हमारे गवर्नेंस के एग्ज़ाम में हमारे को काम आ सकता है कि हमारे को डिजिटाइजेशन जो है वो किस तरह से करप्शन को रिमूव करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव इसका आपको बेसिकली जब आपको मैंने समझा दिया तो आपको पता लग जाएगा कि अब धीरे धीरे, पहले सिर्फ प्रोडक्शन के लेवल तक जो था वो ई बिडिंग का प्रोसेस चलता था, कि सिर्फ जो रिलायंस को हमने नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने के लिए जो एक बिडिंग करनी है, वो ही सिर्फ पहले ई बिडिंग वहाँ तक ही ई बिडिंग सीमित थी। अब इस ई बिडिंग को आगे इंफ्रास्ट्रक्चर या मार्केटिंग तक हमने फैला दिया है, क्योंकि हम जो आगे प्रोड्यूसर से जो मार्केटर की जो डीलिंग हो रही है उसमें भी ई बिडिंग ला रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है नेचुरल गैस का, वो डिजिटाइज हो गया है। ठीक है, उससे ट्रांसपेरेंसी आएगी अब, और जब ट्रांसपेरेंसी आएगी तो उससे इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी और इम्पोर्ट, हमारी अच्छी डोमेस्टिक प्रोडक्शन होएगी नेचुरल गैस की, और हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। और क्योंकि हमारा मिशन क्या है, गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ मूव करना, क्योंकि गैस बेस्ड इकोनॉमी कम एमिशंस करती है और थोड़ा सा बेटर एक ऑल्टरनेटिव है एज़ कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल्स लाइक क्रूड एंड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल। इम्प्रूवमेंट होगी इससे इन्वायरमेंट की, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, क्योंकि ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर गैस की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। कुछ ऐसे एमएसएमईज़ हैं जहाँ पर गैस की कंजम्पशन पर ही वो बिज़नेस चलते हैं। तो जब वो बिज़नेस को अच्छे कंपेटिटिव रेट पर, प्राइस पर ये नेचुरल गैस मिलेगी, तो उनके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, उनका बिज़नेस बढ़ेगा, तो एक रिपल इफ़ेक्ट अच्छा इकोनॉमी पर पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि नीचे, जैसा मैं आपको पहले भी बता रहा था, कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ को, डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये, उनमें भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करने का पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो बाकी तो ये सारा सिग्निफिकेंसी समझाया हुआ है, ये आप PDF में से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अगला एक टॉपिक है हमारा स्टॉकहोम कन्वेंशन। अब ये स्टॉकहोम कन्वेंशन है किसके लिए? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स,
पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते क्या हैं। ये होते हैं ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस, मोस्टली ये पेस्टिसाइड्स या फिर इंडस्ट्रियल केमिकल्स में पाए जाते हैं। ये होते हैं कार्बन बेस्ड, तो ये एक पॉइंट हो गया हमारा याद रखने का कि ये कार्बन बेस्ड होते हैं। दूसरा, ये जो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करते हैं और ये इंटैक्ट रहते हैं, इसको ये डिज़ोल्व नहीं होते, ये ख़त्म नहीं होते, बहुत लंबे टाइम तक ये कार्बन के जो ये हमारे ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ये बहुत लंबे टाइम तक हमारे इन्वायरमेंट में रह जाते हैं। और ये हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, क्योंकि ये सॉइल और ये क्योंकि बहुत छोटे होते हैं और ये पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा फैलने का इनका क्षमता ज़्यादा होती है। ये हमारे बॉडी के फैटी टिश्यूज़ में चले जाते हैं और ये फूड चेन के थ्रू पूरे के पूरे हमारी इन्वायरमेंट में फैलते रहते हैं और ये टॉक्सिक हैं हमारे हमारे लिए भी और वाइल्ड लाइफ के लिए भी। अब याद रखना कि ये सॉल्यूबल तो नहीं होते वाटर में, लेकिन ये फैटी टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझा देते हैं कि ये है क्या। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन कहता है कि इन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को आपको कंट्रोल करना है या फिर एलिमिनेट करना है। तो इंडिया ने ये स्टॉकहोम कन्वेंशन रेटिफाई तो कर लिया था बहुत पहले ही 2006 के आसपास, लेकिन हमने रेटिफिकेशन ऐसे करी थी कि जैसा जैसा हमको इन बहुत जैसे आप बहुत तरह के होते हैं ना पीओपीज़, तो जैसा जैसा हमको बैन करना, हमने इस स्टॉकहोम कन्वेंशन के हम रेटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि हम इसकी पालना ज़रूर करेंगे, लेकिन हम अपने टाइम के हिसाब से इन पॉल्यूटेंट्स को बैन करते रहेंगे या इसके यूज़ को रिस्ट्रिक्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो रेटिफिकेशन हमने इस एग्रीमेंट साइन हमने एग्रीमेंट कर लिया था, उसको रेटिफाई भी कर लिया था, लेकिन रेटिफिकेशन में हमने एक आर्टिकल 25(4) का यूज़ किया, जिसके थ्रू हमने कहा कि कुछ तो हम स्टॉकहोम कन्वेंशन की वजह से परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को बैन करेंगे और कुछ हम अपने डोमेस्टिक लॉज जो हैं उसमें भी, जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या फिर हमारे जो और लेजिस्लेशंस हैं उनके थ्रू भी हम इन पीओपीज़ को बैन करेंगे। हम सिर्फ स्टॉकहोम कन्वेंशन के ऊपर की वजह से इनको बैन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये स्टॉकहोम अभी रिसेंटली क्या हुआ है, हमारे कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि 7 ऐसे और केमिकल्स हैं जिसको हम, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन में लिस्टेड हैं, उनको हम बैन करेंगे। उसके लिए हमने स्टॉकहोम कन्वेंशन की रेटिफिकेशन की है उन 7 केमिकल्स के कंटेक्स्ट में। और साथ के साथ कैबिनेट ने कहा कि इन 7 के लिए तो हमारे को यूनियन कैबिनेट की मीटिंग बुला के इनको बैन करना पड़ा, इसको रेटिफाई करके, लेकिन जो ऑटोमेटिकली हमारे अभी डोमेस्टिक लॉज के थ्रू हमने जो बैन किया है उसके बारे में प्रोसीजर, जो उसको बैन करने का प्रोसीजर या उसको स्टॉकहोम कन्वेंशन के साथ लिंक करने का जो प्रोसीजर है, वो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एनवायरनमेंट मिनिस्टर, ये दोनों मिलके ही आगे से तय कर लिया करेंगे। ठीक है, और अब ये देख लेते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन है क्या। ये 2001 में साइन हुआ था, 2004 से ये इफ़ेक्टिव हुआ है। ये क्या करता है कि एलिमिनेट कर रहा है या फिर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, जैसा मैंने आपको समझाया। और ये इससे होता क्या है, इन पीओपीज़ से हमारे को कैंसर हो सकता है, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, हमारे इम्यून सिस्टम डैमेज हो सकता है, हमारे को रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स आ सकते हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट में भी इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, अब एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया ने, आप देख रहे हो कि मैंने आपको समझाया था कि 2 तरह का हमारा एक इसमें इशू है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन में कुछ में समझ लीजिए कि 30 तरह के, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि 30 तरह के पीओपीज़ को बैन किया गया है स्टॉकहोम कन्वेंशन में। एग्जांपल एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 30 हैं समझ लीजिए। तो उस 30 में से हमने 20 तो जो हैं वो अपने डोमेस्टिक लॉज के अंदर ही बैन कर दिए, लेकिन हमने कंप्लाई कर दिया है स्टॉकहोम कन्वेंशन को। हमने लेकिन ये नहीं कहा कि हम स्टॉकहोम कन्वेंशन की तरह वजह से बैन कर रहे हैं, हमने 20 जो हैं वो अपने डोमेस्टिक लॉज की वजह से बैन कर रखे हैं या फिर उसका यूज़ रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। और जो 10 हैं वो हमने स्टॉकहोम कन्वेंशन को उसकी ओवरसाइट दे दी कि हाँ हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या उसको बैन कर रहे हैं। ठीक है, तो 20 हमारे अपने लॉज से हो रहे हैं और 10 हमारे स्टॉकहोम कन्वेंशन से हो रहे हैं, जबकि वो 30 के 30 को बैन या उसका यूज़ को रिस्ट्रिक्ट करना स्टॉकहोम कन्वेंशन का ही एक मोटिव है। तो अभी गवर्नमेंट क्या कह रही ने क्या सोचा कि 20 जो हमने अपने लॉज में बैन कर रखे हैं वो या रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं,
उस पे हमको अगर पैसा चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको उसके एलिमिनेशन करने के लिए, तो हमको अगर उसको उसको कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे, हमको अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। इसके लिए हम इन 20 जो हमारे डोमेस्टिक लॉज के में बैन है, उसमें से समझ लीजिए एग्जांपल में कि हम 15 को जो 15 ऐसे पॉलिटेंट्स हैं, उसको हम इन 2 मिनिस्टर्स जो मैंने आपको समझाया था, क्योंकि ये 2 को चार्ज बनाया है, ये प्रोसीजर बनाकर स्टॉकहोम कन्वेंशन के साथ इसके ऊपर ओवरसाइट दे दें, ताकि हम ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF जो है, ये इसका फाइनेंशियल मैकेनिज्म है स्टॉकहोम कन्वेंशन का, इससे हम फंड डिराइव कर सकें, हम इनसे पैसा ले सकें, ताकि हम इन जो हमारे जो डोमेस्टिक लॉज जिन POPs को बैन कर रहे हैं, उसको बैन करने में हमारे को हेल्प हो जाएगा, फंडिंग की का हमको रिसोर्स मिल जाएगा। ठीक है। और जो हमने 7 बैन किए हैं, क्योंकि वो तो सरेआम स्टॉकहोम कन्वेंशन के थ्रू बैन कर रहे हैं, तो उसके लिए तो हमें फंडिंग मिलेगी ही ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी में। तो हमने उस 2 तरीक़ों से बैन किया है, एक तो डायरेक्ट स्टॉकहोम कन्वेंशन का ओवरसाइट दे दिया, और दूसरा डोमेस्टिक में भी हमने ऐसे कुछ हम केमिकल्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारे को, जिनके थ्रू हमें स्टॉकहोम कन्वेंशन की फंडिंग मिल सके। ठीक है। तो ये अब इंडिया का इसमें एग्जांपल है, यही जो आपको इंडिया और इसका क्या रिलेशन रहा है आज तक का। इंडिया ने 2006 में आर्टिकल 25(4) में एक डिफ़ॉल्ट ऑप्ट आउट पोजीशन, जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमने प्रॉपरली रेटिफाई तो कर दिया है इसको स्टॉकहोम कन्वेंशन को, लेकिन हमने एक ऐसा प्रोसीजर अपनाया है कि जिससे हमारे ऊपर डायरेक्टली इसका जो ओवरसाइट जो होता है वो डायरेक्टली आ ना पाए। इसलिए हमने एक ऑप्ट आउट पोजीशन रखी हुई है कि कुछ तो हम अपने डोमेस्टिक लॉज से बैन करेंगे और कुछ हम आपकी चीज़ों को मानेंगे, लेकिन वो हमारी मर्ज़ी के हिसाब से होगा। तो हमने ये UN में सारे केमिकल्स जो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि 30 है, उसको बैन या उसके रिस्ट्रिक्ट के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन जो है वो UN में डिपॉजिट नहीं किया है। हम उसको टाइम के हिसाब से उसको बैन करते रहते हैं या उसका यूज़ को रिस्ट्रिक्ट करते रहते हैं। तो अब ये 7 केमिकल्स जो हैं, ये आप जो अभी जो अब आज मतलब हमारी कैबिनेट ने बैन किए हैं, वो ये इनकी लिस्ट दी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये हमने आप रिसेंटली इनको रेगुलेशन में लेकर आए हैं इन केमिकल्स को। वैसे तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है इन सब के नाम याद रखना, बट आप एक बार इनको फिर भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। अब ये EVIN न्यूज़ में क्यों चल रहा है? अब ये EVIN है क्या चीज़? गवर्नमेंट ने बोला कि हम वैक्सीन बनाकर नेक्स्ट ईयर इसको सप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में कोरोना वायरस की वैक्सीन को। तो उसके लिए हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ताकि जो हमारी सप्लाई ऑफ वैक्सीन है वो बहुत स्मूथ तरीके से हो सके ऑल ओवर इंडिया। तो वो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो हमारी वैक्सीन की सप्लाई को स्मूथ इंश्योर करेगा कि स्मूथ चलती रहे, वो है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है स्ट्रेंथनिंग इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन सिस्टम्स अक्रॉस द कंट्री। अब ये किसके अंडर हमने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस EVIN सिस्टम को? नेशनल हेल्थ मिशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर चलाती है। तो ये EVIN जो है, ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देता है हमारे पास कि कितनी वैक्सीन के स्टॉक्स पड़े हैं। अभी हमारे पास ये कोरोना वायरस का भी हमने इसको ही काम देना है, लेकिन बाकी जो वैक्सीन्स जो हमारे इंडिया में का जो सप्लाई चलती है वो भी इसी नेटवर्क के थ्रू चल रही है। ठीक है। तो वो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देगा कि कितनी वैक्सीन का हमारे पास स्टॉक पड़ा है, किस जगह। समझ लीजिए कि त्रिपुरा की एक किसी सिटी का आप एग्जांपल लीजिए कि वहाँ पर वैक्सीन का कितना स्टॉक पड़ा है और कितना खर्च हो चुका है, और उधर के टेम्परेचर, जो स्टोरेज का टेम्परेचर है जो कोल्ड चेन पॉइंट्स पर, वो कितना चल रहा है या क्या वो सफिशेंट है, उन सब को वो रियल टाइम ट्रैक करेगा कि ऑल ओवर द कंट्री अच्छी तरह से वैक्सीन की डिस्पेंसेशन हो पा रही है या नहीं। ठीक है। अब ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, इसके लिए स्ट्रॉन्ग IT इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था और ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए थे, ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि बिग डाटा जो है उसको यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है ऑल ओवर द कंट्री, बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स को ये कनेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए बिग डाटा आर्किटेक्चर चाहिए था जो कि एनालिटिक्स ड्रॉ कर सके, जो एनालिटिक्स बना सके, ताकि हमारी जो
ऑप्टिमम स्टॉक्स ऑफ जो वैक्सीन्स हैं वो इंश्योर की जा सके हर जगह पर कंट्री में, कोने कोने में हम वैक्सीन पहुंचा सकें। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इसकी एक्टिविटी जो है ना वो ऑलमोस्ट 99% एफिशिएंट है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ऑलमोस्ट हेल्थ जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं कंट्री में वो ऑलमोस्ट इसके साथ कनेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। 99% अगर एफिशिएंसी आ रही है इस सिस्टम की, जो एक्टिविटी मतलब ये 99% जो इसकी एक्टिविटी रेट है, मतलब कि 99% ऑपरेशनल हो गया है, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट सारे ही के सारे हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो इसके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये न्यू वैक्सीन जो कोरोना की वैक्सीन आएगी, जैसे ही वो मार्केट में आएगी वो भी इसी EVIN के सिस्टम के थ्रू ही पूरी कंट्री में फैलाई जाएगी और पूरी कंट्री में लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। और इसी के थ्रू ही एनालाइज़ किया जाएगा कि उसका स्टॉक कितना रह गया है और कैसे वो हमारे कंट्री में इम्यूनाइजेशन में हेल्प कर रही है। ठीक है, तो ये आज के हमारे टॉपिक्स थे। आप PDF, ये जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और ये PDF आपको उधर से मिल जाएगा, तो ये आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, these were our topics for today. We'll meet next time with other topics. Until then, goodbye.